अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कैम्ब्रिज ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ को और इसके पेपर नंबर 1 को, दैट इज़ द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। ये बेसिकली इसका इंसर्ट है और ये अक्टूबर नवंबर 2025 का पेपर है। इसके पेपर कोड है 2059/01 क्योंकि ये पेपर नंबर 1 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंसर्ट देख लेते हैं कि इसके इंसर्ट में क्या पूछा गया है और क्या चीज़ बताई गई है। सबसे पहले सोर्स नंबर ए है, सर सैयद अहमद खान बिलीव दैट इंगेजिंग विद द मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन वाज द की टू इंडियन मुस्लिम गेटिंग ऑन इन सोसाइटी. Without such an education, he said, Indian Muslims would be left far behind in society compared with all other communities. Sir Syed believed important careers in government and the civil services and high-ranking and highly paid posts would not be available to the Indian Muslims without a Western education. Sir Syed even feared they might lose their unique identity. He said he work a man is able to do with his brain makes him able to live a happy and comfortable life with a lot of luxury. ये जो आर्टिकल जो सोर्स है ये एक आर्टिकल से लिया गया है जो कि डॉन न्यूज़पेपर का है अबाउट सर सैयद अहमद ख़ान, जो लिखा गया था 15 अक्टूबर 2017 में। इसमें उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई है कि इंडियन मुस्लिम के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तालीम। और तालीम कौन सी, जो वेस्टर्न एजुकेशन है जिसके अंदर इंग्लिश की जो तालीम है और डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई हैं, मैथमेटिक्स हो गई, ये ज़रूरी है। ये हमने थॉरोली पढ़ लिया है। अब हम सोर्स बी को देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश हेरिटेज, सर सैयद अहमद खान 1817 to 1898 इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ मेंशन्ड है यहाँ पर। मुस्लिम रिफॉर्मर एंड स्कॉलर लिव्ड हेयर 1869 to 1870, मतलब 1 साल तक वो यहाँ पर रहे, ठीक है। A blue flag installed in 1997 marking the London home of Sir Syed Ahmad Khan. English Heritage is a British charitable organization that runs the blue flag scheme which remembers particular individual and places, ठीक है। कुछ लोगों को ये याद रखते हैं, ये जो ब्लू फ्लैग किस्म की एक लोगो टाइप है और ये उनका होम जो था लंदन में सर सैयद अहमद ख़ान का, ठीक है, उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि ये सर सैयद अहमद ख़ान का होम था और ये यहाँ पर रहे थे। ये बेसिकली इसका इंसर्ट है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं कि इन इंसर्ट के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनर ने पूछे हुए हैं। अब ये इसका बेसिकली क्वेश्चन पेपर है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपने 3 सवालों के जवाब देने हैं। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है और सेक्शन बी के अंदर 2 सवाल के जवाब आपने देने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सेक्शन ए के अंदर आते हैं कि सेक्शन ए में क्या पूछा गया है, दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अबाउट सर सैयद अहमद खान, जो हमने सेक्शन नंबर ए या सोर्स ए पढ़ा था वो। स्टडी द सोर्स इंसर्ट केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज। According to source A, Sir Syed Ahmad Khan believed that Muslim community should accept modern Western education. Identify 3 reasons why he thought this. 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। बी पार्ट है जी, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट द रिलेशन बिटवीन सर सैयद अहमद खान एंड द ब्रिटिश। Explain why many Muslim rejected Western education in the 19th century. And then we have to assess the significance of Sir Syed Ahmad Khan's work in improving the status of Muslim community in the subcontinent. In relation to the following: his two-nation theory, contribution to education, changing relations with British. Explain your answer. ये 10 मार्क्स का है, ये 7, ये 5 and 3। टोटल मार्क्स पूरे सेक्शन ए के बनते हैं 25 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इस तरह से इस सेक्शन के अंदर हमने 2 सवाल को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं आपके पास, 4 भी है, एंड देन वी हैव 5 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चंस में से सेक्शन बी में आपने 2 सवाल को सॉल्व करना है। मैं आपसे अपना ड्राफ्ट शेयर कर लेती हूँ कि आपने किस तरह से इस पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और आपको तरीका भी उससे पता चल जाएगा कि कितना आपने लेंथ रखनी है, कितना आपने लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम सेक्शन नंबर ए को सॉल्व कर लेते हैं। सो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। सेक्शन नंबर ए को स्टार्टिंग ऑफ विद दी पार्ट ए। सर सैयद अहमद खान, जो अकॉर्डिंग टू सोर्स है 6, सर सैयद अहमद खान बिलीव दैट मुस्लिम कम्युनिटी शुड एक्सेप्ट मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। 3 रीज़न इसके बताने। पहली रीज़न क्या थी कि
मुस्लिम वुड बी लेफ्ट बिहाइंड अदर कम्युनिटीज़ विदाउट वेस्टर्न एजुकेशन, जो मुसलमान वेस्टर्न एजुकेशन को लर्न नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। गवर्नमेंट एंड हाई रैंकिंग जॉब्स वुड बी अवेलेबल टू मुस्लिम, अगर वो इंग्लिश या वेस्टर्न एजुकेशन सीखेंगे तो उससे उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और उनके लिए आसानियाँ होंगी, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मुस्लिम अचीव अ बेटर एंड कंफर्टेबल लाइफ, एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सकेंगे मुसलमान अगर उनके पास वेस्टर्न एजुकेशन होगी। Then we have B portion, that is what can we learn from source B about the relation between Sir Syed Ahmad Khan and the British. तो Sir Syed Ahmad Khan had close and positive relation with British shown by the blue flag in London, ठीक है, जो हमने भी insert में देखा। He was respected and recognized in British, indicating British appreciation of his work. ब्रिटिश जो है, इंग्लैंड जो है या उधर के गोरे जो हैं वो उनको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं उनके वर्क के ऊपर। द प्लेग शो ही लिव्ड इन लंदन सजेस्टिंग डायरेक्ट इंटरेक्शन विद ब्रिटिश सोसाइटी। Being honored by English heritage reflect that he was seen as an important historical figure by the British. तो it means कि उनको एक बहुत ही important तारीखी शख्सियत माना जाता है। Lastly, this suggests he maintained friendly and cooperative relation with them. It means कि उनके गोरों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ बहुत अच्छे relations थे। Then we have C portion that explain why many Muslim rejected Western education in the 19th century. सबसे पहले तो ये था कि वो बिलीव करते थे कि ये हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को हार्म पहुँचाएगा, ठीक है। सेकेंडली, फियर ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी इन्फ्लुएंस इन वेस्टर्न स्कूल, ठीक है, क्रिश्चियन की इन्फ्लुएंस भी हो रही थी वेस्टर्न स्कूल में, तो वो कहते थे कि भाई हमारे जो अपने अकीदे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 अ मुस्लिम मिसट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट द ब्रिटिश। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद उनके ऊपर से भरोसा भी उठ गया। वेस्टर्न एजुकेशन वॉज सीन एज एन अन इस्लामिक और अननेसेसरी, इस्लाम के खिलाफ दिखाई देती थी लोगों को। प्रेफरेंस फॉर ट्रेडिशनल मदरसा एजुकेशन, लोग जो थे वो मदरसा के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते थे। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इट्स बेनिफिट, लोगों को इसके फ़ायदे नहीं पता थे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेंट मैनी मुस्लिम कुड नॉट अफोर्ड मॉडर्न एजुकेशन, यहाँ से ये भी पता चला था कि बहुत सारे मुसलमान जो थे वो मॉडर्न एजुकेशन को अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो गरीब थे। Last D part is that assess the significance of Sir Syed Ahmad Khan's work in improving the status of Muslim community in the subcontinent in relation to the following. सबसे पहले तो सर सैयद अहमद खान ने काफ़ी मुसलमानों की जो स्टेटस है उसको बेहतर करने की कोशिश की। उसकी एक वजह थी टू नेशन थ्योरी, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक अलग जो है ना कौमियत को तस्लीम किया कि दो अलग कौम हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से फ्यूचर में ये डिमांड हुई किस चीज़ की, पाकिस्तान की। However, it was a more of an early idea later developed by other like Jinnah and इकबाल, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अगर देखा जाए तो इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को तश्कील दिया। इनकरेज किया मुसलमानों को कि मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करें और एक न्यू लाइफस्टाइल आएगा आपके एजुकेशन में भी, आपके अपने रहने सहने के तरीक़ों में भी, और आपकी जो सोच है वो भी बदलेगी। ये उनकी सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थी, ठीक है, इसको लेकर कि भाई मुसलमानों को किस तरह से उनके तरीक़ेकार को डिफरेंट किया जा सकता है। रिलेशंस विद द ब्रिटिश, इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया ब्रिटिशर्स के साथ। आफ्टर 1857 भी बहुत सारे ब्रिटिशर्स की हेल्प भी की और जिसकी वजह से हेल्प रिड्यूस ब्रिटिश मिसट्रस्ट ऑफ मुस्लिम, के भाई थोड़ा सा मिसट्रस्ट जो था ब्रिटिशर्स के ऊपर वो भी रिड्यूस हो गया। ओपन अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जॉब्स वगैरह भी गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने काफ़ी ओपन करवाई, ठीक है। जजमेंट अगर ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल इज एजुकेशनल रिफॉर्म वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एज दे डायरेक्टली इम्प्रूव मुस्लिम सोशल इकोनॉमिक एंड स्टेटस वाइल इज पॉलिटिकल आइडियाज़ इन्फ्लुएंस फ्यूचर डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा आइडिया था। अब अगर हम बात करें सेक्शन नंबर बी की, तो इसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है, जिसका ए सेक्शन है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड एट द बैटल ऑफ प्लासी इन 1857 या बैटल ऑफ प्लेसी। फाउट बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल के दरमियान में ये वॉर हुई थी। इसके अंदर जिन्होंने धोखा दिया था वो मीर जाफ़र और मीर सादक थे, जो नवाब के कमांडर थे।
नवाब्स आर्मी वॉज डिफीटेड इजीली ड्यू टू लैक ऑफ लॉयल्टी। नवाब की आर्मी जो थी वो क्यों हार गई, क्योंकि वो धोखा खा गई थी अपने ही कमांडर से। ब्रिटिश गेन कंट्रोल ओवर बंगाल मार्किंग द स्टार्ट ऑफ देयर रूल। ब्रिटिश ने इस वक्त बंगाल को नवाब ऑफ बंगाल को हरा कर कंट्रोल ले लिया, यहाँ से उनका रूल स्टार्ट हो गया। बी पार्ट इज वाई डिड सर सैयद अहमद बरेलवी वाई डिड सैयद अहमद बरेलवी स्टार्टेड जिहाद मूवमेंट। सबसे पहले तो वो इस्लाम को रिवाइव करना चाहते थे और जितनी भी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हो रही थी उस दौर में वो ख़त्म करना चाहते थे। जो सिख का रूल था उसको अपोज करना चाहते थे और जो मुसलमानों की बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन थी, उस टाइम पे एक्सप्लॉइट थे मुसलमान, उनकी हेल्प करना चाहते थे और एक ट्रू इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे जिसमें शरिया को इम्पोज किया जा सके। शाह वलीउल्लाह की टीचिंग्स जो थी उनको इन्फ्लुएंस करवाना चाहते थे। मुसलमानों की जो उस वक्त पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली जो बहुत वीक कंडीशन थी उसको बेहतर करना चाहते थे। मुसलमानों को दोबारा रिलीजन की तरफ लेकर आना चाहते थे और बताना चाहते थे कि आप अपनी स्ट्रगल करें, जिहाद करें और अपने दीन के लिए जो है वो जिहाद करें और इससे पीछे ना हटें। Laws between 1784 to 1850 extend British rule. Agree? Laws strengthen British rule. Agree और disagree आपने बताना है इसके अंदर। तो agree अगर करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि laws ने strengthen किया ब्रिटिश कंट्रोल को। तो इसकी वजह क्या थी? पिट्स इंडियन एक्ट 1784 increased British government control over East India Company और Charter Act 1813 to 1833 expanded British authority and trade monopoly. Introduced centralized administration, लीगल रिफॉर्म, इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्रेंथनिंग गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये अगर हम इसको एग्री करते हैं तो ये सारी वजूहात है जिसकी वजह से लॉ ने स्ट्रेंथन किया ब्रिटिश कंट्रोल को। अगर इसे डिसएग्री किया जाए तो अदर फैक्टर मोर इम्पॉर्टेंट जैसे कि मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड विक्ट्रीज लाइक प्लासी एंड बुक्सर वॉर हुई थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वीकेंड अपोजिशन और वीकनेस ऑफ लोकल रूलर्स। ठीक है, तो ये डिसएग्रीमेंट है कि लॉ ने उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं किया, जबकि पीछे मैंने मेंशन किया कि लॉ ने किस तरह उनको स्ट्रेंथन किया ब्रिटिशर्स को। ठीक है, टू कंक्लूड दिस वी कैन से दैट लॉ वर इम्पॉर्टेंट इन कंसोलिडेटिंग कंट्रोल बट मिलिट्री पावर एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज प्लेड अ ग्रेटर रोल इन एक्सटेंडिंग ब्रिटिश रूल। लॉ ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट था उनका कंट्रोल को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ और स्ट्रेटजीज भी थी जिन्होंने उनके स्ट्रेंथन किया उनका रोल, ब्रिटिश रूल जो था वो स्ट्रेंथन किया उस जगह पे। फिर मैंने लास्ट जो क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया है वो है क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द आउटकम्स ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945। प्रपोजल वेबल प्लान फॉर पावर शेयरिंग, डिसएग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इश्यूज ओवर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंस फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है जी, ये 4 जो थे इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकले थे। अब लेसन्स क्या लर्न किए 1937 के इलेक्शन से? तो मुस्लिम लीग ने क्या लेसन लर्न किए? मुस्लिम लीग रियलाइज्ड इट लैक मैस सपोर्ट, मतलब लोगों की बहुत कम सपोर्ट थी। कांग्रेस रूल शोड हिंदू डोमिनेंस फियर, मुस्लिम फेस डिस्क्रिमिनेशन इन कांग्रेस प्रोविंस। ठीक है, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। लीग रीऑर्गेनाइज अंडर जिन्ना लीडरशिप, strengthen demand for separate Muslim identity, improve political strategy and outreach and lead towards Pakistan movement। तो ये मैंने बुलेट फॉर्म में लिखा है कि क्या चीज़ों उन्होंने लर्न की और जिसकी वजह से 1945 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग जो थी वो जीत गई, वो सारी वजूहात थी और कायद आज़म की लीडरशिप जो थी वो उसमें सिग्निफिकेंट वन थी। मॉन्टेग चेम्सफॉर्म रिफॉर्म्स सक्सेसफुल या नहीं? ठीक है, तो अगर आप एग्री करते हैं कि वो सक्सेसफुल एस्पेक्ट था तो सबसे पहले उन्होंने डायआर्की का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, मतलब डाय मतलब 2। ठीक है, 2 डबल सिस्टम जो था, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि सेंटर वर्सेस प्रोविंस, तो डायआर्की का सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। गेव इंडियन लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस, एक्सपैंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लॉ की जो काउंसिल थी। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, पहला स्टेप था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरफ। मॉन्टेग चेम्सफॉर्म रिफॉर्म जो थे अगर सक्सेसफुल थे तो इस वजह से सक्सेसफुल थे। अगर मैं इसे डिसएग्री करूं और वो अनसक्सेसफुल थे तो किस वजह से थे? कि रियल पावर रिमेन विद ब्रिटिश गवर्नर्स, असल जो पावर थी फिर भी ब्रिटिशर्स के पास थी। डायआर्की वॉज कन्फ्यूजिंग एंड इनएफेक्टिव। ठीक है, वो कोई ख़ास नहीं थी बल्कि वो बहुत ज़्यादा सूदमंद भी साबित नहीं हुई।
Indians had limited authority, failed to satisfy political demand. डायरकी का सिस्टम या मॉन्टेग चैम्स फॉर रिफॉर्म पॉलिटिकल जो सियासी निज़ाम था उसको सेटिस्फाई नहीं कर सके. To conclude this, we can say that the reforms were only partially successful. They introduced political change but failed to give real power. So overall, they were largely unsuccessful. So in a simple word, we can say that long term जो effects थे मॉन्टेग चैम्स फॉर रिफॉर्म वो नहीं दे सके, बल्कि अगर शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स थे वो उन्होंने ज़रूर दिए, पार्शली सक्सेसफुल भी रहा, पॉलिटिकल चेंजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए, लेकिन रियलिटी के अंदर कोई बहुत लॉन्ग अरसे के लिए या लंबे अरसे के लिए मसलों का हल वो नहीं निकाल सके. ठीक है, तो ये था बेसिकली 2025 अक्टूबर नवंबर का पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर नंबर 1 जो कि मैंने सॉल्व कर दिया है. अगर आपने रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस जो इसके रह चुके हैं वो सॉल्व करवाने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. आई विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन एज वेल. एंड आई होप सो कि आपको इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ like, subscribe and share my channel. Keep supporting and thank you so much for watching.